कहानी दिल्ली में एक मौत। इसका ये कहानी महानगर की व्यस्त और आत्म केंद्रित जिंदगी का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। ठीक है, यानी महानगरीय जीवन जो है वो व्यस्त कितना है और किस तरह से आत्म केंद्रित जीवन है महानगरों का, उसका वर्णन इस कहानी में देखने को मिलता है। सजीव चित्रण किया है। किसी की मौत में भी शामिल होना है तो एक औपचारिकता, बस लोग वहां पर महानगरों में शामिल होने जाते हैं। किसी के पास शोक संवेदना प्रकट करने का वक्त नहीं है। लेखक ने इन सारी चीजों को इस कहानी में रखने का प्रयास किया था। ठीक है, ये कहानी अपने इन्हीं सारी बिंदुओं को यहाँ पर प्रस्तुत करती है। तो चलते हैं, पहले इस कहानी का मूल पार्ट देख लेते हैं, शायद कुछ बातें और क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिल्ली में एक मौत। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ। अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही थी। तो लेखक अपनी बात यहाँ से शुरू करता है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे है, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम हैं, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाजों से लग रहा था। ये आवाजें कानों में बस गई थी। घर के हिस्से से आवाजें आ रही हैं। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते का पर पॉलिश कर रहे हैं। ऊपर सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। तिमंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और पाइप खोल दिया। ये सारा कुछ लेखक को घर के अंदर से सुनाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जिंदगी का पता इन्हीं सारी आवाजों से लग रहा है कि लोग काम अपने में लगे हुए हैं। कोहरे में बसें दौड़ रही हैं, जू जू करते भारी टायरों की आवाजें दूर से नजदीक आती हैं, फिर दूर होती जाती हैं। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फोन की घंटी बजी। पिछवाड़ी गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही हैं। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हैं। कोहरों के बादलों को चीरती हुई कारें और बस हॉर्न बजाते हुए भाग रही। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा था। तो कहते वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही हैं। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं। बाहें पसारे हैं, उनकी हथेलियों में कीलियां नहीं है, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। लेखक ने बिल्कुल सजीव वर्णन किया हर उस दृश्य का। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। लेखक इसका भी जिक्र करता है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी। इस मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है कि आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में होती है। उनके शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइया शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। और इस वक्त सड़क पर आती हुई अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाकर और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ और दुनियादार आदमी थे। सभी सरदार जी का नौकर
तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा और अपने मन को सहारा देने के लिए मैंने उससे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा? सरदार जी के लिए मक्खन लेने उसने वही जवाब दिया तो उस लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ता के लिए मक्खन मंगवा रहे, इसका मतलब है वे शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली, कुछ अतुल मवानी सरदार जी का इरादा वहां जाने का नहीं है तो मेरा कोई भी सवाल नहीं उठता। इन दोनों या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवान चंद के यहाँ ज्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग शामिल नहीं हो रहे तो मेरा सवाल नहीं उठता। तो लेखक इन सारी बातों को बताता है कि किस तरह से लोगों की ये मन की संवेदना है कि कैसे लोग सोचते हैं कि जाना पड़े, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसी उधेड़-बुन में पड़े हैं। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफेदी और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की हल्की लाली मौजूद थी। गाउन पहने हुए वे निकली और अपना जूड़ा बांध रही थी। उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, डशलक जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज। मुझे और राहत मिली, इसका मतलब मिस्टर वासवानी भी अभी वहां पर नहीं जाने वाली हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वारती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाजा बंद कर देना चाहता हूँ पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना है दीवान चंद जी की कल मौत हो गई? मैंने अभी अखबार में पढ़ा। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफेदी झलक रही है। वह शेव कर चुका है और आगे कहता है, भले आदमी थे दीवान चंद। ये सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? लेखक बात टालने लगता है कि कहीं उस बात को बढ़ाने से आगे वहां हमें जाना ही ना पड़ जाए। बस अब मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। ये कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है पर किया क्या जाए, 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा होता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अतुल मवानी, सेठ दीवान चंद, ठीक है, ये सारे नाम आते हैं। तो भाई शुरू शुरू में जब भी मैं यहाँ आया था, दीवान चंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धंधा मिल गया था, बहुत लोग मानते थे उन्हें। फिर दीवान चंद का नाम लेखक के सामने आ जाता है और कहता, मेरा कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए। वह कह रहा था, मुझे लगता है कि बात शव यात्रा के बारे में ही होने लगी थी। अब लेखक को और डर सताने लगता है कि अगर ये लोग जाएंगे तो उसको भी जाना पड़ेगा। सरदार जी का नौकर मुझे सिगरेट दे देता है। धर्मा नाम का नौकर होता है, ये नाम ध्यान रखिएगा। और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है और तभी मिसेस वासवानी की आवाज सुनाई पड़ती कि मेरे ख्याल से प्रमिला वहां जरूर पहुंचेगी। क्यों? दशलक, मुझे तो जाना पहुंचना तो चाहिए, तुम जरा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए और अतुल मुझसे पूछ रहा, शाम को काफी हाउस की तरफ आना होगा क्या? शायद चला जाऊं, कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वापस अपने कमरे में चला जाता हूँ। आधे मिनट बाद ही आवाज आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। जानता हूँ इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने ये पूछा। बूट पालिश वाला लड़का हर रोज की तरह अदब से आवाज लगाता है। सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं कि खाना ठीक 1 बजे ले आना, पापड़ भून के लाना, ये सब की बातें वो बताते हैं। मैं जानता हूँ कि सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुंचाता, न उनके मन की चीजें पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का कहीं पता नहीं होता है। कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेड़ी लगाकर खड़ी कर दी थी और रोज की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाजें इसको मिलती हैं लेखक को। 7 नंबर की बस छूट रही है, सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं। किसको लेखक ने ईसा कहा? सूलियों पर लटके हुए जब लोग बसों में ऐसे ऐसे पकड़ कर खड़े हो जाते हैं दोनों हाथों से, तो लेखक उनको सूलियों पर लटके हुए जैसे ईसा मसीह थे, तो लेखक वो संज्ञा देता है। और क्यों में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता तो रेजगारी की खनक यहाँ तक आती। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी कुछ और पास आ जाती है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेस वासवानी पूछ रही हैं। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज लग रही है और वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार ने पग नौकर के से उनका सूट
ब्रूस से साफ करके हैंगर पर लटका दिया। सरदार जी शीशे के सामने पगड़ी बांध रहे होते हैं। अतुल मवानी फिर सामने से निकलता है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। कुछ महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। चेहरे पर ताजगी है, जूतों पर चमक होती है। और आते ही वह पूछता है कि तुम नहीं चल रहे हो? मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं। वासवानी ऊपर से मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर से लवाया? उधर खान मार्केट में, वो बताता है। बहुत अच्छा सिला है, टेलर का पता हमें भी देना। ये दुनिया भर की बातें मतलब वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं, अब अच्छा आ जाओ डियर, अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ आप, कहता हुआ मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ में लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग लाइनिंग इंडियन है, इंग्लिश बहुत अच्छी फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेस वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ते। अब क्या होता है, अर्थी सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ आदमी हैं, 1-2 कारें हैं जो धीरे धीरे रेंग रही हैं और लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेस वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती हैं। सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं और इससे पहले कि लोग बाहर जाएं, वासवानी पूछता है, आप नहीं चल रहे? चलिए मैं भी आ रहा हूं, मैं कहता हुआ। दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। यानी वो अभी भी लेखक कंफर्म नहीं हो पाता कि ये लोग वाकई में वहीं जा रहे हैं, उसकी यात्रा में ही जा रहे हैं या कहीं और। आरती कुछ आगे और निकल गई। एक कार पीछे से आती है, आरती के पीछे धीमी होती है। चलाने वाले साहब तो यात्रा में सम्मिलित होने चलने वाले एक आदमी से कुछ बातें करते हैं और कार से सर से आगे बढ़ जाती है। आरती के पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चलती हैं। मिसेस वासवानी और तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जाते हुए देखे गए। उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेस वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है, शायद सरदार जी ने चमड़े के दस्ताने पहन रखे हैं। और टैक्सी इधर आ रही, उसमें से खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ रही है और वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा होता है। यानी मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ और न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान थी और ऐसे मौके पर दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत टूट रही, पर मन ही मन कहीं उस यात्रा में शामिल होने का यानी पहुंचे। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने रास्ते काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। यानी वो लोग भी वहां पर उस यात्रा में शामिल होने नहीं गए। मुझे धक्का सा लगा और ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए और 7 आदमी साथ चल रहे, 7वां मैं ही हूँ और सोच रहा हूँ आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइनें लगी हुई थी और अर्थी के साथ साथ मैं लिंक रोड पहुंच चुका था। अगले मोड़ पर पंचकुइया शमशान भूमि थी और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े, औरतें की भीड़ एक तरफ, उनकी बातों की ऊंची ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं और उनके खड़े होने में वही लचक है कनॉट प्लेस में जो दिखाई पड़ती है। तो सभी के जोड़ों के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ उठ कर कोहरे में घुला जा रहा। बात करते हुए औरतों के लाल लाल होंठ, सफेद सफेद दांत चमक रहे और उनकी आंखों में एक गरूर था। यानी अर्थी के उनको बाहर बने चबूतरे पर रख दिया जाता है। अब खामोशी छा गई। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई। कारों के शोफर हाथों में फूल के गुलदस्ते और मालाएं लिए मालकिनों के नजरों का इंतजार कर रहे थे। वहां पर सभी लोग मतलब अब वहां पर पहुंचने लग जाते हैं और मेरी नजर वासवानी पर पड़ती हुई अपनी मिसेज को आंख के इशारे से सौ के पास जाने को कह रहा होता है और वह है कि औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े होते हैं। शव का मुंह खोल दिया जाता है। औरतें फूल मालाएं इर्द गिर्द रखी जाती है। सोफर खाली होकर अब कारों के पास सिगरेट पी रहे होते हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है और सभी औरतों ने रुमाल निकाल लिए। उनकी नाकों से आवाजें आ रही थी। कुछ आदमनियों ने अगरबत्ती जलाकर उसके सराहने रखी। निश्चल वे खड़े हैं। आवाजों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज्यादा सदमा पहुंचा। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वो पासपोर्ट का फॉर्म लिए था। तो इधर अब क्या होता है कि सौ के वो भीतर शमशान भूमि में ले जाया जाता है। भीड़ फाटक कर खड़ी रह जाती है। सोफरों ने सिगरेट पी ली।
बुझा दी, अपनी अपनी कारों के पास होते हैं, सब भीतर पहुंच चुका होता है और मातम कुर्सी के लिए आए हुए आदमी औरतें बाप बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही हैं, स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लोग रीडिंग रोड बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है, सड़क से बसें गुजर रही हैं। मिसेज वासवानी कह रही हैं कि प्रमिला ने शाम को बुलाया, चलोगे ना, कार आ जाएगी, ठीक है ना। वासवानी स्वीकृति से सिर हिला देता है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही हैं, बाय बाय की कुछ आवाजें आ रही हैं, कार स्टार्ट हो रही है। अतुल मवानी सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ जाते हैं। मैं खड़ा सोच रहा हूँ, लेखक कहता है कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई, 4-5 आदमी पेड़ के नीचे बैठे बेंच पर बैठे हैं और मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए और उन्होंने जरूरी छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। तो लेखक कहता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो ही हुई है और मैं शव यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। तो ये कहानी यहाँ से खत्म कर देते हैं लेखक, ठीक है। तो किस तरह से लेखक ने जो बताने का प्रयास किया इस कहानी के माध्यम से कि किस तरह से एक दिखावे के लिए लोग वहां तक जाते हैं, ठीक है। किसी की मौत उनके लिए, वही आदमी जब तक जीवित रहता है उसके प्रति तमाम संवेदनाएं, तमाम उसका व्यवहार सब कुछ होता है, और उसके जीवन के अंतिम क्षण में जब उसकी अंतिम यात्रा चल रही होती है तो लोग वहां पर जाते हैं तो केवल एक दिखावे के लिए जाते हैं, है ना। तो दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने जीवन में व्याप्त सभ्यता की कृत्रिमता और संवेदन शून्यता को तीव्रता के साथ स्पष्ट किया यहाँ पर। यानी शहर की स्वार्थी संवेदन शून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का प्रमाण लेखक ने यहाँ पर दिया कि लोग अपने काम से केवल प्यार करते हैं, सिर्फ उनके लिए काम इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें उनके लिए जरूरी नहीं होती हैं। वह शहर का इंसान स्वार्थी हो चुका है, संवेदन शून्य हो चुका है। लेखक ने ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की पिछले, और यही यही इस बात का प्रमाण था कि लेखक यहाँ पर एक उदाहरण देता है कि पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी, हजारों की भीड़ थी वहां पर, आज उनकी मृत्यु हो जाती है, 5 लोग उनके साथ सम्मिलित होते हैं। तो कहते हैं कि उनके साथ कहते हैं आज वही लोग उनके वहां पर जाने के लिए कतरा रहे होते हैं ना। तो सारे लोग, लेखक यही सारी चीजें बताता है। स्त्रियां ऐसे समय में स्त्रियां क्या कर रही हैं, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही हैं, वस्त्रों का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकती हैं, सज संवर के वहां पर पहुंच रही हैं। और कहते हैं कि मृत्यु जैसे समय में भी मनुष्य मूल्यहीनता का परिचय यहाँ पर दे रहा है। लेखक ने इन सारी चीजों को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया, यानी कि शव यात्रा में सम्मिलित होने के मूल में ना शोक संतप्त परिवार के प्रति लोगों में करुणा दिखी, ठीक है, और ना ही ये कुछ भी, यानी कि लेखक ने ये जो चीजें यहाँ बताने की कोशिश की कि स्त्रियां अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रही हैं, अपने वस्त्रों का प्रदर्शन कर रही है, उस परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं है। और वास्तव में कहते हैं सच्ची संवेदनाओं को लेकर शव यात्रा में शामिल होने वाली जो यात्रा है वो नगण्य है, जीते जी हजारों की भीड़ और मरने के पश्चात लोग उस व्यक्ति की यात्रा में न जाना, ये अंतर जीवन और मृत्यु का अंतर लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया। शहर की स्वार्थी संवेदनशून्य और व्यापारी मनोवृत्ति का प्रमाण लेखक यहाँ पर देते हैं। जीवन मूल्यों का ऐसा विघटन जो इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, हुआ कि कृत्रिमता, फैशन और तड़क भड़क की संस्कृति में शोक भी एक फैशन बन गया। आज के समय में लेखक ये बताना चाहता है कि जो शोक भी है, किसी की दुख और तकलीफ में भी जब लोग जाते हैं तो एक फैशन बन गया। शमशान घाट पर लोग उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बजाय भविष्य की योजनाएं बनाते वहां दिखते हैं। अतुल भिवानी नाम का जो व्यक्ति आता है, अपने कागज निकालकर अपने बिजनेस की बातें वहां पर करता है, इसकी हम मेकअप पार्टी की बातें करती है। दूसरों के दुख को समझाने वाली हमारी मानसिकता इतनी पतनशील हो गई है, आज हमारे पास किसी के शोक में सम्मिलित होने का समय नहीं है, जो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया। ये इस कहानी में महानगरी मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई। सेठ की मृत्यु की खबर से लेकर अंतिम संस्कार तक की, अभी तक लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं, हलचलें, मनोवृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया।
बौद्धिकता के कारण यांत्रिकता का प्रवेश जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। शहरों का संपन्न वर्ग इस यांत्रिकता के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा शिकार है और शहरी जीवन की कठोर यथार्थता का चित्रण, फैशन, शौक की अभिव्यक्ति, मध्यवर्गीय व्यक्तियों, स्त्रियों आदि सभी पर कठोर व्यंग का प्रहार इस कहानी में लेखक ने करने का प्रयास किया। सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति की यात्रा किसी एक बिंदु पर नहीं रुकती, है ना। कहते हैं कि ये सब कुछ चलता रहता है, वह निरंतर इस प्रयास में रहता है कि जकड़ती हुई स्थितियों के बीच उसे नया रास्ता निकालना है। तो प्रस्तुत जो कहानी है ऐसी संभावनापूर्ण दिशा की तलाश का संकेत करती है। महानगरी की अमानवीय प्रक्रिया के बीच निरंतर मशीन होते जाने वाले व्यक्ति के मशीन होते जाने का ये बोध कराती कहानी है। ठीक है, जीवन की भावनात्मक ऊष्मा और मधुर अनुभूतियां उसकी पकड़ से निरंतर छूटती जाती हैं। यंत्रीकरण उसकी दिनचर्या पर इतना हावी है कि सारी संवेदनाएं, सारी भावनाएं सब कुछ खत्म हो जा रही हैं और महानगरी परिवेश की इस समस्या को लेखक ने बखूबी यहाँ पर उठाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये कहानी थी कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत।